सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे व्याख्यान 2 कक्षा 9वीं विषय हिंदी। विषय है हमारा पाठ 4 अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। साथ ही प्रश्नोत्तर हल करेंगे व्याख्यान 1 में दिए गए गृह कार्य। अब तक हमने पढ़ा वाक्य की परिभाषा के बारे में। शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग 2 हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिसके विषय में बात की जाए। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए। वाक्य के भेदों की बात करें तो वाक्य के 2 भेद हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। हमारी विषय वस्तु में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों की चर्चा की गई है, तो हमने भी उसी व्याख्यान में यानी कि कल वाले व्याख्यान में कुछ भेदों के बारे में पढ़ा था। आइए जानिए कौन से थे वे भेद। हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित भेदों के बारे में पढ़ा। पहला था विधानवाचक, दूसरा था निषेधवाचक, तीसरा था प्रश्नवाचक, चौथा आज्ञावाचक, पांचवा इच्छावाचक, छठा विस्मयवाचक। विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं बेटा? विधानवाचक वाक्य जो होते हैं वो किसी कार्य का विधान करते हुए नजर आते हैं, यानी कोई कार्य संपादित होता हुआ नजर आता है जिसमें किसी की दशा अवस्था का बोध कराया जाता है, और वे सकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसे सूर्य पूरे में उदय होता है, पक्षी उड़ते हैं। निषेधवाचक वाक्य क्या होते हैं कि जिनमें क्रिया के न होने के भाव को प्रकट किया गया होता है, जिसमें हम न और नहीं शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिनमें हम कब, कहाँ, कैसे, कितना, ठीक है, कौन, कोई, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, साथ में ही प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी करते हैं। बात आती है आज्ञावाचक की। आज्ञावाचक क्या होते हैं? जिसमें हम अनुमति, सलाह और आज्ञा बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इच्छावाचक क्या होते हैं? इच्छावाचक होते हैं जिसमें हम मनोकामना, चाह, अभिलाषा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए भाव को प्रकट करने का प्रयास करते हैं। विस्मयवाचक में हम विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, साथ में ही विस्मय सूचक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। ऐसे भाव जो हमारे मुख से अनायास ही निकल आते हैं, उन शब्दों का प्रयोग विस्मयवाचक शब्दों में किया जाता है। हम पढ़ेंगे संदेहवाचक और संकेतवाचक के बारे में। हमने 6 भेदों की जो चर्चा है वो कल के व्याख्यान में की थी। आज बाकी के 2 बचे हुए भेदों की चर्चा हम इस व्याख्यान में करेंगे। पहली बात करते हैं हम संदेहवाचक की। जिन वाक्यों के द्वारा किसी काम के होने में संदेह या संभावना प्रकट हो, यानी किसी काम में हमें लगे कि शायद ये होगा या नहीं होगा, उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इनमें शायद और संभवतः शब्दों का प्रयोग होता है, यानी कि इन भावों को प्रकट करने के लिए कि जो किसी कार्य की अपूर्णता को प्रकट कर रहे होंगे, वो है शायद और संभवतः। मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैं इसके आगे शायद प्रयोग करती हूँ, शायद शब्द का इस्तेमाल करती हूँ, प्रयोग करती हूँ, तो होगा कि शायद कल मैं दिल्ली जाऊंगी। तो ये जो है बात वो मेरी अपूर्ण हो गई, यानी कि जहां मैं कह रही थी कि मैं कल दिल्ली जाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैंने शायद लगाया, वो बात संभावना में चली गई, संदेह में चली गई कि शायद जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। ठीक है, जो वाक्यों का हम यहाँ पर प्रयोग देख रहे हैं, जैसे रात्रि हो जाए, रात्रि हो गई अगर हम कहें, लेकिन जैसे ही हम इसमें शायद शब्द का इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं तो शब्द वाक्य बनता है हमारा शायद रात्रि हो जाए, शायद कैदी सुधर जाए, संभवतः कल बर्फबारी हो, विदेश में शायद कोई मददगार मिल जाए। तो यहाँ संभावना है, संदेह है कि कार्य होगा या नहीं होगा। रास्ता देख रहा है, कोई मेरा रास्ता देख रहा है, ये सेंटेंस है, ये वाक्य है, लेकिन जैसे ही शायद लगाया तो कोई पता नहीं कौन है। संभवतः बच्चे पाठ पढ़ चुके होंगे, बच्चे पाठ पढ़ चुके होंगे। अब बात आ गई संभवतः, हो सकता है बच्चे पाठ पढ़ चुके होंगे। संभवतः बच्चे बाहर खेल रहे होंगे, हो सकता है थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाए, शायद मैं विदेश चली जाऊं। तो ऐसे जो वाक्य आते हैं हमारे सामने, जो शायद और संभवतः शब्दों के साथ युक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? वो किसी कार्य के पूर्ण होने को हटा करके उसके अपूर्णता की ओर संकेत करना प्रारंभ कर देते हैं। संदेहवाचक जटिल वाक्य की, जो कि हम कल भी पढ़े थे। कल हमने विधानवाचक जटिल वाक्यों के विषय में जाना था, निषेधवाचक जटिल वाक्यों के बारे में जाना था। इन जटिल वाक्यों के माध्यम से हम संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्यों को दर्शाने की कोशिश करते हैं। शायद रात्रि हो जाए और हम लोग घर ना पहुंच पाए, संभवतः आज अधिकारी आ जाए और हमारा काम बन जाए।
समय पर ना पहुंच पाऊं और मेरी छुट्टी लग जाए। तो सारे जो कार्य हैं वो संभावना पर निर्भर तो है ही, साथ में दो कार्यों को दर्शा रहे हैं, दो अलग अलग वाक्यों को दर्शा रहे हैं। तो ये जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो और है, तो वो है साथ में संभावना युक्त वाक्य होने के साथ साथ संदेहवाचक वाक्य होने के साथ साथ ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत भी आते हैं। आती है संकेतवाचक की। अब संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं बेटे, कि जिन वाक्यों की पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है या निर्भर होने का बोध कराती है, उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अगर आपने पढ़ा हो मिश्र वाक्य में, तो वहां एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी जो वाक्य होते हैं वो उस पर निर्भर होते हैं। इसी तरह से संकेतवाचक में भी एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर होती है। यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते, यदि तुम अच्छा करते तो नंबर अच्छे लाते। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं, एक क्रियाएं दूसरी क्रियाओं पर निर्भर होती है। वाक्यों में कोई ना कोई शर्त होती है, अतः इन्हें शर्तवाची वाक्य अथवा हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। अगर आपने काल में पढ़ा हो तो हेतु हेतु मद आपने वहां पर पढ़ा होगा कि एक कार्य के होने का भाव दूसरे पर नहीं। यदि आप समय पर पहुंचते तो गाड़ी पकड़ लेते, ठीक है। तो आपने कंडीशनल सेंटेंसेस भी पढ़े होंगे ना अपने टेंसेस में, तो वहां पर भी ऐसे ही बात में यदि तो अगर तो का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि परिश्रम करते तो अवश्य पास हो जाते। अब आपका पास होना आपके परिश्रम करने पर निर्भर है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब आपके फसल के अच्छे होने का जो कारण है वो वर्षा का अच्छा होना है या वर्षा का होना है। तो एक कार्य दूसरे पर निर्भर है। सहायता करते तो हम उलझनों से बच जाते। अब हमारे उलझनों से बचने का कारण आपका सहायता करना है, यानी कि उलझने से बचना एक क्रिया है और सहायता करना एक दूसरी क्रिया है। लेकिन उलझनों से बचने की क्रिया सहायता करने वाली क्रिया पर निर्भर है। यदि समय मिले तो घूमने जाएंगे। हमारा घूमना जाना आपके समय मिलने पर निर्भर है। खाली होती तो फसल दुगनी होती। फसल के दुगने होने का कारण खाद का डलना है। अगर खाद डलती तो फसल दुगनी होती, खाद नहीं डली इसलिए फसल दुगनी नहीं हुई। यदि कोहरा ना होता तो ट्रेन समय पर आती। अब ट्रेन के समय पर आने का कारण कोहरे का ना होना है, यानी कि एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर है। की कीमत समझते तो आज ना पछताते। आप पछताए क्योंकि आपने समय की कीमत को नहीं समझा, यानी कि आपके ना पछताने का कारण आपका समय की कीमत को समझना होगा। इसलिए एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है। अब विशेष क्या है इसमें कि ऐसे वाक्य जो होते हैं वो यदि तो तथा अगर तो से जुड़े होते हैं। ये मिश्र वाक्य होते हैं और इन वाक्यों में सरल वाक्यों के उदाहरण नहीं मिलते हैं, क्योंकि सरल वाक्य में तो एक ही क्रिया होती है। एक साधारण वाक्य होता है, कोई किसी पर निर्भर नहीं होता है, एक ही भाव को प्रकट कर रहा होता है। इसलिए यहाँ पर सरल वाक्य नहीं मिलेंगे हमें जो भी मिलेगा वो यहाँ पर मिश्र के ही उदाहरण देखने को मिलेंगे। बेटा वाक्य रूपांतरण के नियमों की। वाक्य रूपांतरण यानी परिवर्तन यानी बदलाव। अब वाक्य को जब हम बदलते हैं, लेकिन उसको बदलने के समय में भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के हमने 8 भेद पढ़े हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं एवं इन सभी वाक्यों को परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है, यानी हम इन्हें आपस में ही बदल सकते हैं। निषेध को प्रश्न में, आज्ञा को आज्ञा से इच्छा में, इच्छा से विस्मय में, विस्मय से विधान में। तो इस तरीके से वाक्यों को बदला जा सकता है। नीचे 8 प्रकार के वाक्यों के बारे में परिवर्तन संबंधी वाक्यों के सामने लिखी हुई है। मान लो कि मैंने लिख दिया कि इसे निर्देशानुसार बदलिए, तो मैंने वाक्य लिखा, सामने लिखा विधान। मैंने वाक्य लिखा निषेध का और उसे बदलने के लिए कहा विधान में, तो वहां पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तथापि वाक्य परिवर्तन करते समय निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखने से वाक्य परिवर्तन का जो कार्य है वो आसान हो जाता है, सुगम हो जाता है। सुगम का अर्थ होता है आसान। साधारणतया विधानवाचक वाक्यों को ही परिवर्तन के लिए आधार वाक्य माना जाता है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो बेस है वो सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, कि हम उसको किसी में भी बदल सकते हैं। अब इन विधानवाचक वाक्यों को आवश्यक चिन्ह लगाकर दूसरे वाक्यों में आसानी से बदला जा सकता है, कि अगर हमें निषेध में बदलना है तो उसे निषेध में बदल देंगे, हमें उसे प्रश्न में बदलना है तो प्रश्न में बदल देंगे, हमें उसे आज्ञा में बदलना है तो आज्ञा में बदल देंगे। तो एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो पहला उदाहरण दिया है हमें यहाँ पर कि राम खेल रहा है, कि विधानवाचक वाक्य है। राम खेल रहा है, ये विधानवाचक है। अब इसे प्रश्न में बदलते हैं तो प्रश्न बनेगा क्या राम खेल रहा है। इच्छा में करते हैं तो राम खेलना चाहता है।
खेलने जाओ, ये आज्ञावाचक है। वाह, राम कितना अच्छा खेलता है, विस्मयादि बोधक वाक्य। नहीं खेलता, निषेधवाचक। शायद राम खेल रहा हो, संदेहवाचक। यदि राम खेलता तो अच्छा होता, संकेतवाचक। देखा कि किस तरह से एक ही वाक्य को सभी भागों में बांट दिया गया, यानी 8 भागों में परिवर्तित कर दिया गया। अब किसी भी वाक्य को प्रश्नवाचक में बदलने के लिए क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किधर, किस लिए शब्दों का यथास्थान प्रयोग करते हुए वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। देखो, अगर हम प्रश्नवाचक में बदल रहे हैं वाक्य को विधान से, तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगाना ही होगा, साथ में इन शब्दों का भी प्रयोग करना होगा। राम विद्यालय जाता है, क्या राम विद्यालय जाता है? ठीक है। मैं दिल्ली गया, तुम दिल्ली क्यों गए? तो क्यों। ठीक है। तुम कब गए? तुम कहाँ गए थे? तुम कैसे हो? किधर जा रहे हो? किस लिए आए हो? इस तरीके के शब्दों का प्रयोग हमें यथास्थान, जैसा उचित हो, जैसा स्थान हो, जैसी आवश्यकता हो, उसके अनुसार करते हुए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना अवश्य है। किधर जा रहे हैं, तुम किस लिए खड़े हो, ये उदाहरण है, देखिए बेटा। बात क्या कहते हैं कि किसी वाक्य को इच्छावाचक वाक्य में परिवर्तित करते समय इच्छा, कामना, आशीर्वाद, वरदान आदि वृत्तियों के सूचक शब्दों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जो इस बात को दर्शाते हो उनका प्रयोग करना अनिवार्य है। इच्छा है कि तुम बहुत बड़े डॉक्टर बनो, अब यहाँ पर आपकी इच्छा के लिए दर्शाने के लिए आपको इच्छा शब्द का प्रयोग करना पड़ा। ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, तो मनोकामना शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। वाक्य को संदेहवाचक वाक्य में बदलते समय शायद या संभवतः शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए, मैंने ये तब आपको पढ़ाया था, उस समय भी दर्शाया था कि इनके माध्यम से हम कार्य की अपूर्णता की ओर संकेत कर पाते हैं। विदेश जा रहा है, अगर मैं शायद शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं करती हूं तो वह विदेश जा रहा है, एक साधारण विधानवाचक वाक्य है। संभवतः अब तक बर्फबारी रुक जाए, यानी कि बर्फबारी रुक जाए संभवतः है, हो सकता है, शायद। ऐसा संभव नहीं है कि हो रुकेगी या नहीं रुकेगी, लेकिन संभवतः शब्द लगाते ही कि पता चल गया कि शायद रुकेगी, पता नहीं। अब हम कहें कि बर्फबारी रुक जाए या रुक गई तो विधान है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि संभवतः रुक जाए तो वहां पर संभावना हो गई कि कार्य जो है वो अभी अपूर्ण है, पता नहीं, रुकी नहीं है। वाचक वाक्यों में न और नहीं और मत जैसे निषेधवाची अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें न भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि निषेधवाची जो वाक्य होते हैं उनका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है। ठीक है, वो एक शब्द भी हो सकता है, वो एक वाक्य भी हो सकता है, तो वहां पर है। और मत जैसे निषेधवाची अवयव का प्रयोग जो होता है वो ज्यादातर आपको आज्ञावाचक वाक्यों में देखने को मिलेगा। वैसे तो निषेधवाचक में हम न और नहीं का प्रयोग ज्यादा करते हैं। अगर हम मत का प्रयोग कर रहे होते तो वो वाक्य आज्ञावाचक निषेधात्मक में गिने जाते हैं। का प्रयोग निषेधवाची वाक्यों में सामान्य रूप से किया जाता है, परंतु मत का प्रयोग प्राय आज्ञा सूचक वाक्यों में ही किया जाता है। कह सकते हैं कि वहां मत खेलो, वहां मत जाओ, इधर मत बैठो, तो ये सब आज्ञा भी है। ठीक है। अब बात आती है संकेतवाचक वाक्य बनाते समय यदि और तो, अगर तो अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मैंने अभी आपको संकेतवाचक में निर्देश दिए थे। इससे क्या होता है कि कर्ता और क्रिया की जो परस्पर निर्भरता है ना, वो बनी रहती है। इससे डिपेंड होते हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उससे पता चलता रहता है कि यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, यदि तुम ऐसा करते तो ऐसा होते, यदि तुम मेरा कहना मानते तो इस तरह की गलती ना दोहराते, परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, यदि तुम उचित मात्रा में खाद डालते तो फसल अवश्य होती। तो दोनों जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो के पियाद वाला जो वाक्य है वो यदि के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यदि तुम उचित मात्रा में खाद डालते, देखो फसल जो है वो अवश्य अच्छी होती अगर तुम खाद उचित मात्रा में डालती। तो खाद का उचित मात्रा में डलना ही फसल के अच्छे होने का संकेत है। तो यहाँ पर हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य बनाते समय प्रारंभ में विस्मय सूचक शब्द तथा विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अरे, ये विस्मय सूचक शब्द है और उसके बाद जो लगने वाला चिन्ह है वो विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए, नहीं तो आपके अंक कटेंगे। यह है अरे तुम आ गए, तुम आ गए, ये साधारण वाक्य है। मैंने इसके आगे अरे शब्द का प्रयोग किया तो इसके पीछे विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग भी किया। अरे तुम आ गए,
वाह कितना सुंदर दृश्य है, क्योंकि ये भाव ऐसे होते हैं जो मुख से अनायास ही निकलते हैं और अनायास निकलने वाले शब्दों के बाद इसमें आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब तक हमने तो कुछ नियमों को जाना था, अब हम वाक्य रूपांतरण करेंगे, वाक्य बदलाव करेंगे, परिवर्तन करेंगे। कुछ वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं जिन्हें अलग अलग रूपों में बदलना है। सबसे पहले हमें दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों को विधानवाचक वाक्यों में बदलिए। साधारण वाक्यों में बदलना है, विधान में बदलना है। हमारे पास उदाहरण आया है संदेहवाचक का कि शायद सूर्य पूर्व में निकलता है। अब शायद को हटाना है सिर्फ। विधान तो कहता है कि कार्य होता ही होता है और वो सकारात्मक है। कि सूर्य पूर्व में निकलता है। क्या मेरी पुस्तक आपको मिली है? अब यहाँ क्या और प्रश्नवाचक चिन्ह इस बात का निर्धारण कर रहा है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अब हम इसे साधारण में बदलना है तो सबसे पहले तो हमें क्या और प्रश्न सूचक चिन्ह को ही हटाना होगा। तो उत्तर होगा हमारा मेरी पुस्तक आपको मिली है। अगला है कि बच्चे कक्षा में नहीं है। अब नहीं जो है वो निषेधवाचक का उदाहरण है, तो अब हमें यहाँ से नहीं को हटाना है। बच्चे कक्षा में हैं। है कि क्या महात्मा गांधी अपने युग के संचालक माने जाते हैं? अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाना है और क्या को हटाना है। तो उत्तर होगा या तो महात्मा गांधी लिखिए, गांधी जी लिखिए। गांधी जी अपने युग के संचालक माने जाते हैं या महात्मा गांधी अपने युग के संचालक माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर अगला वाक्य, अरे रितिका गीत गा रही है। अब यहाँ पर क्या है हमारा, रितिका गीत गा रही है। अब विधान में हमें बदलना है। अब हमें तो विस्मयादि बोधक चिन्हों का जो प्रयोग है वो यहाँ से हटाना होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग जो है वो हटाना होगा। तो वहां पर वाक्य बन जाएगा हमारा, रितिका गीत गा रही है। हम बात करें तो वाक्य परिवर्तन करते समय प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, ठीक है, संकेतवाचक, संदेहवाचक चिन्हों एवं शब्दों को हटा दें, जैसा कि उपर्युक्त उदाहरण में भी दिया गया है। वहां पर भी इस तरीके की बात को दर्शाया गया है कि जब हम इस तरीके का प्रयोग करते हैं तो हमें इन शब्दों को हटा देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलिए। उदाहरण है हमारे पास, लिखित वाक्य है हमारे पास कि पृथ्वी भ्रमणशील है। अब हमें इसे प्रश्न में बदलना है। ये हमारा विधानवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य क्या बनेगा कि क्या पृथ्वी भ्रमणशील है। देखिए यहाँ पर हमें क्या शब्द का प्रयोग किया है और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। आकार बदलता है, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है इसे। तो क्या चांद प्रतिदिन आकार बदलता है, क्या और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है हमने यहाँ पर। अगला वाक्य है मुकेश पाठ याद करता है। प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या मुकेश पाठ याद करता है। निबंध लिख रहा है, क्या महेश निबंध लिख रहा है। शायद बारिश बंद हो गई है। अब प्रश्नवाचक में बदलेंगे तो क्या बारिश बंद हो गई है। अब हमें यहाँ से शायद को हटाना है और क्या लगाना है और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी करना है। अब विशेष क्या है बेटा, इसमें विशेष है कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय प्रश्नवाचक शब्दों और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करें, अन्यथा आपका वाक्य प्रश्नवाचक नहीं लगेगा। कि निम्नलिखित वाक्यों को निषेधवाचक वाक्यों में बदलिए। अब उदाहरण क्या है हमारे पास, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण है, क्या वह इतना शरारती है। अब निषेधवाचक वाक्य में बनेगा, वह इतना शरारती नहीं है, क्योंकि क्या को तो हमें हटाना है। अरे मोहन भी खेलेगा। अब निषेधवाचक में अरे हटाएंगे, मोहन भी खेलेगा अर्थात नहीं में बदलना है। तो इसका मतलब होगा कि मोहन नहीं खेलेगा। कोई नेता जिसका उदाहरण दे सकते हो। अब कोई तो आएगा लेकिन दे सकते हो। अब यहाँ कोई ऐसा सूचक शब्द नहीं है लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह तो है। कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका उदाहरण दे सको। क्या भूख हमारा ईमान खरीद सकती है। निषेधवाचक में बनेगा, क्या हटाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह हटाना है और निषेधवाचक चिन्ह लगाना है। भूख हमारा ईमान नहीं खरीद सकती है। शायद वह अस्पताल गया है। अब निषेधवाचक में क्या होगा कि वह अस्पताल नहीं गया है। विशेष क्या है बेटा इसमें, विशेष है कि निषेधवाचक वाक्य बनाते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग अनिवार्य है, नहीं तो आपके वाक्य लगेंगे नहीं कि वो निषेध में आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को विस्मयादि बोधक वाक्यों में बदलिए। उदाहरण है कि तेंदुआ गांव में घुस गया। विस्मयादि बोधक क्या बनेगा कि अरे तेंदुआ गांव में घुस गया, हैरानी हुई है, आश्चर्य का भाव दर्शाना है।
अच्छा गा रही है। देखो अच्छा गा रही है तो आपको तारीफ करनी है, तो आपको हर्षबोधक सूचक शब्दों का प्रयोग करना होगा। वाह प्रतिमा अच्छा गा रही है। शायद गंदगी से स्वाइन फ्लू फैल रहा है। अब यस में आदि है, अब गंदगी से संबंधित है तो स्वीकृति बोधक कर सकते हो। अच्छा गंदगी से स्वाइन फ्लू फैल रहा है। इस प्रकार के वाक्य बनाते समय वाक्य के प्रारंभ में विस्मय सूचक शब्दों एवं विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करें। तभी आपका जो वाक्य है वो लगेगा कि वह अपने भाव को प्रकट कर पा रहा है। आपको मैंने कल गृह कार्य में 1 से 6 प्रश्न दिए थे। अब आपके पास 7वां प्रश्न है जिसके 4 भाग आपको दिए गए हैं। साधारण सी बात कहूं तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के 8 भेद हैं, उन 8 भेदों के आपको 2-2 उदाहरण लिखने हैं। आप चाहें तो इन्हें 4 भागों में बांट के लिखिए, आप चाहें तो इन्हें एक ही प्रश्न बना करके लिखिए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो पहला आप विधानवाचक, फिर उसके 2 उदाहरण, फिर प्रश्नवाचक, फिर उसके 2 उदाहरण, संकेतवाचक, फिर संदेहवाचक, फिर आज्ञा, फिर निषेध, फिर इच्छा, फिर विस्मय। इस तरीके से संकेत बनाते हुए 2-2 उदाहरण सुंदर लेख में आपको अपनी साफ उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आशा करती हूँ कि पिछले 6 प्रश्न भी आपने कर लिए होंगे। अनुसार परिवर्तन कीजिए। आपका अगला प्रश्न देखिए, जो 8वां होना चाहिए था वो 8वां नहीं है। अब 8वां जो प्रश्न है वो कल के व्याख्यान में मैं आपको आपकी इसी उसमें करवाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो में उसमें क्या होगा, क्योंकि वो जो प्रश्न है वो आपका ऑप्शनल है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पीय है कि आपके पास एक वाक्य है, उसके आपके पास 4 उत्तर हैं। उन 4 उत्तरों में से आपको सही उत्तर पहचानना है। कि कुछ बच्चों के पास अगर किताब नहीं भी है तो वो उस प्रश्न को उसमें देख सकते हैं, क्योंकि बाकी प्रश्न तो जो है वो हम उत्तर पुस्तिका में कर ही रहे हैं, तो बहुविकल्पियों को सिर्फ हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है हमारा 9वें प्रश्न के मैंने यहाँ पर 5 भाग दिए हैं आपको। बाकी हम कल के उसमें अभ्यास कार्य जब करेंगे तो उसमें उसको मैंने वहां जो हल किया है आप वहां देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। तो इसके 5 भाग हैं कि पहला है कि क्या आपने भोजन कर लिया है, इसे आज्ञावाचक वाक्य में बदलना है। किसान अपने खेत सींच रहा है, इसे आपको संदेहवाचक में बदलना है। कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, इसे इच्छा में बदलना है। माताजी गांव जाएंगी, इसे संदेह में बदलना है। परिश्रम का फल मीठा होता है, इसे प्रश्न में बदलना है। ठीक है, तो ये 5 वाक्य ये और जो पिछले हैं आपके 2-2 उदाहरण वाले वो आप अपनी साफ उत्तर पुस्तिका में कीजिए और हमारी मेल आईडी पर हमें समय पर भेजिए। समय अनुसार कार्य करने से जीवन में आपको सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि आज का कार्य कल पर और कल का कार्य परसों पर छोड़ देने से कार्य हमेशा भार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आज के कार्य को आज में ही समाप्त कर दें। का जो कल का गृह कार्य दिया था मैंने आपको, उसकी चर्चा कर लेते हैं कि जिनको थोड़ा सा भी संदेह हो अपने उत्तरों में, वो उत्तरों की जांच इस व्याख्यान के माध्यम से समझ सकता है। पहला प्रश्न मैंने आपको दिया था कि वाक्य किसे कहते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक अगर आपके पास नहीं है व्याकरण की तो आप इस यहाँ से लिख सकते हैं, अन्यथा आपको जो समझाया गया है उसके आधार पर भी आप उत्तर दे सकते हैं। शब्दों के उस सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को जिससे किसी भाव या आएगा बेटा विचार को पूरी तरह से स्पष्ट या व्यक्त किया जा सके वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य क्या होता है, शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह होता है जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से स्पष्ट या व्यक्त करने में सक्षम होता है, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है, ये वाक्य सूचित करता है कि मोहन प्रतिदिन विद्यालय जा रहा है। विशेषताओं की बात करें तो दूसरा प्रश्न आपका है वाक्य की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। कल आपको मैंने 5 विशेषताएं बताई थी, उनमें से कोई भी 3 आप लिख सकते हैं। पहला है कि वाक्य शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह होता है। दूसरा है वाक्य के 2 प्रमुख घटक होते हैं, कर्ता और क्रिया। तीसरा है वाक्य रचना की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं उनके नाम लिखिए। वाक्य के मुख्य रूप से 2 ही अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाए और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय है। उदाहरणों के द्वारा उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए तो उसको समझिए। उद्देश्य के उदाहरण है माताजी मंदिर जाती है। कौन मंदिर जाती है, माताजी, तो माताजी उद्देश्य है। नदी बह रही है, क्या बह रही है, नदी, नदी बह रही है, नदी के बहने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर नदी उद्देश्य है। उदाहरणों के माध्यम से विधेय को स्पष्ट कीजिए। मैंने वही उदाहरण लिए हैं, बस विधेय को दिखाया है अलग से।
माता जी मंदिर जाती हैं, माता जी कहाँ जाती हैं? मंदिर जाती हैं। तो मंदिर जाने का काम हो रहा है, तो विधेय उद्देश्य के बारे में काम जो कहा जा रहा है वो होगा, तो विधेय है मंदिर जाती हैं। नदी के बारे में क्या कहा जा रहा है? नदी बह रही है, तो बह रही है जो है वो विधेय है। अब अगला जो हमारा अगला प्रश्न है वो है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, उनके नाम। आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला है विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, चौथा विस्मयवाचक, पांचवा आज्ञावाचक, छठा इच्छावाचक, सातवां संदेहवाचक, आठवां संकेतवाचक। तो ये आपके थे प्रश्नों के उत्तर। देखिए बेटा, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और जो भी आपके संदेह हो, उन संदेहों के साथ हमारी ऑनलाइन जो क्लास होती है उस क्लास में आप हमसे मिलिए और अपने संदेहों को लेकर के बैठिए। जो भी शंका हो, जो भी आपको व्याख्यान में कुछ कठिनाई हो या समझ ना आए हो, या उसके अलावा कुछ और जानना आप चाहते हैं, तो अपनी ऑनलाइन क्लास में अपने प्रश्नों के साथ मिलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले व्याख्यान में।